यस मैम। और उस वीबीटी के मैंने कुछ पोस्टुलेट आपको लिखवाए थे। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसमें सारे वो पोस्टुलेट जो हैं वो लिखे हुए हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, प्रीवियस यहाँ इंट्रोडक्शन में वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि वर्नर की कंट्रीब्यूशन क्या थी। वर्नर जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि बेसिकली जो इनिशिएटिव है या आपके पास जो बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन है वो सबसे पहले वर्नर ने दी थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह की होती है, उसकी एक्सप्लेनेशन वर्नर ने दी थी हमें। उसके बाद सिडविक ने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आपके पास है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन किया था, जिसमें उसने स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस फ्रॉम द लिगेंड की बेसिस पे एक्सप्लेन किया था कि जो मेटल है आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो लिगेंड से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, कितने नंबर ऑफ लिगेंड से कोऑर्डिनेटेड होगी, वो डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर नोबल गैस के इक्वल होती है या नहीं होती। उसके बाद हम वीबीटी पे आए थे कि वीबीटी बेसिकली आपके पास कोवलेंट नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है कि आपके पास जो मेटल और लिगेंड बॉन्ड होता है वो या तो प्योरली कोवलेंट होता है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग है। फिर हमने लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि आपके जो वीबीटी है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रेलिवेंट। कि वीबीटी आपको ज्योमेट्री बताती है, काइंड ऑफ बॉन्डिंग बताती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्सप्लेन करके देती है, ऑल्दो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलती। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि इसके जो पोस्टुलेट हैं वन बाय वन वो क्या थे, कि आपके पास जितने नंबर ऑफ लिगेंड से आपकी मेटल कोऑर्डिनेटेड होती है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो पहला काम आपकी सेंट्रल मेटल एटम को क्या करना चाहिए कि उसे जो है वो एम्प्टी या वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करने हैं। कितने होने चाहिए, उनका नंबर कितना होना चाहिए, वो उतने ही होने चाहिए जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं या जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। फिर हमने कहा था कि ये जो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं ये थ्रू हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि डीजेनरेट होते हैं, यानी उनकी एनर्जी भी सेम होती है, उनकी ज्योमेट्री भी सेम होती है। फिर हमने कहा था कि आपके पास जो लिगेंड है उसके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, क्योंकि वो लिगेंड का जो ऑर्बिटल है कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपकी ओवरलैप करेगा आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जो कि सेंट्रल मेटल एटम के हैं। ठीक है, और आपका जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी आपके मेटल को। ठीक है, और ये मेटल और लिगेंड के इन बिटवीन जो आपके पास बॉन्ड है उसमें जो एरो इंडिकेट कर रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सिर्फ लिगेंड से आ रही है, यानी लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है और मेटल का चूंकि एम्प्टी ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सो ये आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है जिसे वो कह रहा है सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और यही सिग्मा बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जो कि स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एक मेटल का आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल आपके लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और आपका बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। फिर मैंने एक पोस्टुलेट आपको ये लिखवाया था कि आपके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है मेटल एटम के वो आपकी रीअरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल, जिसमें मैंने आपसे कहा था हुम्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की सेंट्रल मेटल एटम में। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये आपके सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक पोजीशन पे अरेंज होते हैं। यही वर्नर की एक्सप्लेनेशन थी कि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है या डायरेक्टेड होता है एट द फिक्स्ड पोजीशन इन द स्पेस। तो यही आपकी बीबीटी के अकॉर्डिंग भी यही बात है कि आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जिन्होंने लिगेंड्स के साथ ओवरलैप करना है वो फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, वो फिक्स्ड पोजीशन पे होने की वजह से या उनकी एक स्पेसिफिक जो प्लेस है उसकी वजह से उनकी एक ज्योमेट्री आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी भी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ऐसे रैंडमली अरेंज नहीं है, वो एक स्पेसिफिक एरिया में या स्पेसिफिक प्लेस पे प्रेजेंट है।
फिर मैंने आपको लास्ट 2 पॉइंट्स लिखवाए थे कि अगर इनर डी ऑर्बिटल, जिसको मैंने लिखवाया था n-1 d ऑर्बिटल, अगर आपकी हिब्रिडाइजेशन में यूज होता है तो आप उसे कहते हो, उस बनने वाले कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या फिर उसे कहा जाता है स्पिन और हाइपरलाइगेटेड कॉम्प्लेक्स, ये पॉइंट इसको लिख लेना। फिर मैंने कहा था अगर आपका एन डी ऑर्बिटल यूज होता है तो उस केस में उस कॉम्प्लेक्स को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। फिर कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं जब आप उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हो तो आपके पास वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कोई इफेक्ट नहीं होता या वो अट्रैक्ट नहीं होते, तो सिंपली आप कह देते हो कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है उन्हें डायमैग्नेटिक कहा जाता है। अगर उनमें कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता और उन्हें आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का उन पे इन्फ्लुएंस होता है, वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस बेसिस पे उन्हें पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कि ये तो हमारे पोस्टुलेट हैं जो इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस के नेम लिखे गए हैं या जो कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू वीबीटी वो कैसे एक्सप्लेन होती है, उसकी तरफ आने से पहले क्लास यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, दिस वन। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये बेसिकली क्या है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2, ये आपके पास क्या है, ये होल स्क्वायर रूट है बेसिकली। तो यहाँ पे n और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मुझे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता है तो यहाँ से मैं उसकी पैरामैग्नेटिज्म कैलकुलेट कर सकती हूँ या उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकती हूँ, जो कि आपके पास किन यूनिट्स में आएगा, जो कि आपके पास bm यूनिट्स में आएगा। ये bm क्या है, ये बेसिकली बोहर मैग्नेटॉन है, ये यूनिट है ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। सो अगर किसी कॉम्प्लेक्स का, जैसे मैंने अभी कहा बीबीटी आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके देती है या उसके बारे में बताती है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं कॉम्प्लेक्स में, और वो आप अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हो तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। मुझे पता है कि अभी इतनी क्लियर नहीं हुआ होगा ये पॉइंट, बट नेक्स्ट आते हैं तो उस पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ कुछ मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी, वो है वीक लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अकॉर्डिंग टू वीबीटी यहाँ पे इसने ना कुछ लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन की थी अकॉर्डिंग टू वीबीटी। पहली जो क्लासिफिकेशन लिगेंड्स की यहाँ पे हुई है वो ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, जो कि आपके पास उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दोबारा सुन लो, वो होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन की जो है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देते हैं। ऐसे लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहा जाता है। वीक फील्ड लिगेंड इसके ऑपोजिट क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जो कि आपके पास पेयरिंग नहीं कर सकते उन इलेक्ट्रॉन्स की जो कि सेंट्रल मेटल एटम के पास प्रेजेंट है। इस बेसिस पे यहाँ पे आपको दो क्लासेस नजर आ रही हैं और उस क्लासेस में रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में आपके पास सियानो है, कार्बोनाइल है, इथीन डायमाइन है, अमाइन है, वाटर है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो आपका पेरिडीन है। देन फिर वीक फील्ड लिगेंड में आपके पास आइडो, ब्रोमो, क्लोरो है, ठीक है, इस ऑक्सलेटो है। देन यहाँ पे आपका जो अमाइन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आएगा और आपका वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड में आएगा, यानी इसको यहाँ पे इसने दोनों जगह लिखा गया है। बट आपका अमाइन जो होता है यानी NH3 जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वाटर आपका वीक फील्ड लिगेंड है। इस क्लासिफिकेशन में एक करेक्शन ये होनी है, अमाइन यानी NH3 जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है और वाटर आपका वीक फील्ड है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कुछ लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं और कुछ लिगेंड्स वीक फील्ड हैं, वो उसकी एग्जांपल हमने देख ली। अब ये वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड करते क्या हैं, पहले कॉम्प्लेक्स पे हम आते हैं। क्लास स्क्रीन शेयर चेंज हुई है आपके साथ? यस मैम। अच्छा, पहले कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, सबसे सिंपल कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। 2 का मतलब है
कि आपकी सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे कितने लिगेंड से कोऑर्डिनेटेड है, 2 से, इसी वजह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2। सो हम अकॉर्डिंग टू वीबीटी इस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने लगे हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, और उसमें से मैंने एग्जांपल ली है यहाँ पे आपके पास डाइक्लोरो कॉपर की। ठीक है, अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है और इसमें अगर आपको नजर आ रहा हो तो 2 क्लोरो लिगेंड अटैच हैं, जिसकी वजह से इसको मैंने किस कैटेगरी में रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की कैटेगरी में रखा है। अब वीबीटी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करते हैं। वीबीटी ने सबसे पहले क्या कहा था कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना ही सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे क्या है, कॉपर, उतनी ही सेंट्रल मेटल एटम को क्या प्रोवाइड करने चाहिए, एम्प्टी या वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करने चाहिए, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, क्योंकि वो 2 लिगेंड से कोऑर्डिनेटेड है। सो इट मींस कॉपर को आपको कितने एम्प्टी ऑर्बिटल देने हैं, 2 देने हैं, एटलीस्ट 2 देने हैं आपको किसी भी तरीके से। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है, +1 चार्ज है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो कि इस पे +1 चार्ज है। आपको पता है क्लोरो पे -1 होता है, तो 2 क्लोरो पे -2 हो गया। कॉपर पे कितना होना चाहिए कि +1 आए, +3। सो सबसे पहले आप कॉपर जो न्यूट्रल स्टेट में या जीरो स्टेट में होता है उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे जो कि आपके पास आ जाएगी, क्योंकि कॉपर 29 होता है तो यहाँ पे ऑर्गन जो है वो आपके पास 18, देन 3d 10 और 4s1, 4p 0 होता है। ठीक है, अब 4p मैं खुद लिख रही हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि आगे इन्वॉल्वमेंट है इसलिए मैंने 4p को भी, आपके फोर्थ शेल में 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d एंड 4f। सो यहाँ पे 4p को मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आगे हिब्रिडाइजेशन में इसकी इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, अब यहाँ कॉपर जीरो स्टेट में तो नहीं है, ठीक है, ये तो जीरो स्टेट या न्यूट्रल स्टेट, अगर कॉपर जीरो स्टेट में हो, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, देन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ होती है, ये होती है। लेकिन यहाँ पे जो कॉपर है वो आपके पास +3 फॉर्म में है। अगर +3 फॉर्म में, इट मीन्स कि मुझे यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं इस कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से कम करने हैं या रिमूव करने हैं। सो अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, 4 से, क्योंकि 4 क्या है, 4s आपका फोर्थ वेलेंस शेल है, तो वेलेंस शेल में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन आपका s में से रिमूव हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग 2 आपके यहाँ d में से रिमूव हो जाएंगे। तो टोटल आपके 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, एक s में से और 2 आपके d10 में से, तो रिमेनिंग आपके पास रह गए d8। जहां तक समझ आ गया? यस मैम। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको पता होगा क्लास के जो आपका डी ऑर्बिटल होता है उसमें 5 आपके पास डी जनरेट डी ऑर्बिटल सबशेल में अवेलेबल होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिन्हें आप नेम देते हो 3d(xy), 3d(yz), 3d(xz), 3d(x², y², 3d(z²), ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 डी जनरेट आपके पास सब लेवल्स हैं 3d में, और इनमें आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू हुंज रूल। ठीक है, अब यहाँ हुंज रूल क्या है, हुंज रूल ये कहता है आपके पास कि अगर एक से ज्यादा डीजनरेट लेवल्स अवेलेबल हो और आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हो तो सबसे पहले उन सब में 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो। यहाँ टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है तो सब में आप, मैं पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी, तो 5 इलेक्ट्रॉन पहले फिल करूंगी, उसके बाद रिमेनिंग रह जाएंगे 3। अच्छा, रिमेनिंग रह जाएंगे क्लास आपके पास 3। सो वो 3 इलेक्ट्रॉन फिर क्या, हम उसी तरीके से कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये पेयरिंग होगी, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी पेयरिंग होगी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई है। इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में आपको नजर आ रहा है कि 3 जो है आपके पास वो आपके पास पेयर हो गए, पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म में है, और बाकी 2 जो है वो अनपेयर्ड फॉर्म में है इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब आ जाते हैं कि उसी पॉइंट पे कि आपके सेंट्रल मेटल एटम को क्या प्रोवाइड करने हैं, वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करने हैं। अब ये 3D में तो आपको कोई वेकेंट नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब इट मींस कि 3D की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे कोई वेकेंट है ही नहीं, सब में एटलीस्ट या तो 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है या कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो है। अब हमारे पास एम्प्टी क्या है, 4s हमारे पास एम्प्टी है, और नेक्स्ट अगर हम 4p देखें तो यहाँ पे भी आपको पता है कि 4px, 4py एंड 4pz होगा, जिसमें से यहाँ पे तीनों आपके 4p लेवल जो है वो एम्प्टी हैं। हमें कितने चाहिए, हमें जस्ट 2 चाहिए,
ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। 2 कैसे, किस तरह चाहिए कि एक s को ले लो और यहाँ इन तीनों p में से किसी एक p को ले लो, तो वो दोनों मिलके एक s और एक p मिलके आप क्या बनाएंगे, 2 sp आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक s यानी 4s एक ऑर्बिटल और एक 4p जो है वो कंबाइन होते हैं और आपके पास 2 sp बन जाते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को बॉक्स डायग्राम कहा जाता है क्लास। ये एक्सपी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, तो पहला पोस्टुलेट तो हमारा हो गया। पहला पोस्टुलेट क्या था कि सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड करने हैं वेकेंट या एम्प्टी ऑर्बिटल जो कि उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होने चाहिए, वो हमने पॉइंट फुलफिल कर लिया। फिर एक पॉइंट हमारा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वो फिल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल। हुम्स रूल के अकॉर्डिंग ही फिलिंग की है कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की है और फिर बाद में जाके हमने उनकी पेयरिंग कर दी है। फिर उसके बाद हमारा जो पॉइंट था कि जितने उसके एटॉमिक वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी ओवरलैपिंग करवा के आपने हाइब्रिड बनाने हैं। सो हमें यहाँ 2 ही चाहिए, तो 2 कौन से हैं, एक 4s चाहिए, एक 4p चाहिए। उन दोनों की ओवरलैपिंग करके हमने हाइब्रिड sp बना लिए। sp जो है वो 2 बनेंगे आपके पास। तो ये वाला पोस्टुलेट भी हो गया। उससे नेक्स्ट पोस्टुलेट पे आते हैं जो कि हमारा था कि लोन पेयर जो आपका लिगेंड है उसके पास क्या होना चाहिए, उसका एक ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है और वो लिगेंड का ऑर्बिटल जो है वो आपके इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करे। सो यहाँ पे लिगेंड आपके क्या है, क्लोरो लिगेंड है। सो क्लोरो के पास क्या है, चूंकि ये एनायनिक लिगेंड है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो लिगेंड है वो इस वेकेंट ऑर्बिटल में प्रोवाइड करेगा जो कि आपके सेंट्रल मेटल एटम के हैं। ये जो क्रॉस नजर आ रहा है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्लोरो ने डोनेट किए हैं इन वेकेंट ऑर्बिटल्स को। और ये जो एरो आपको नजर आ रहा है क्लास, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि क्लोरो ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है और आपकी सेंट्रल मेटल एटम की जो वेकेंट ऑर्बिटल है उन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट की है। सो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एरो जाता है। सो ये एक्सेप्टर है हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये क्लोरो डोनर है। सो लिगेंड टू मेटल आपका जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये जो आपके पास कॉपर और क्लोरो के इन बिटवीन बॉन्ड बने हैं दोनों, ये क्या है, ये आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से बनते हैं कि कॉपर के सराउंडिंग में ये जो 2 sp आपको नजर आ रहे हैं, ये 2 sp इस मैनर में अरेंज होते हैं कि एक sp ऑर्बिटल इधर होता है और एक sp ऑर्बिटल इस बिल्कुल एंटी पैरेलल होते हैं या 180 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 180 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके क्लोरो के फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। और यहाँ पे इसी वजह से इनकी फिक्स्ड अरेंजमेंट या फिक्स्ड पोजीशन होने की वजह से इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आती है इस केस में वो होती है लीनियर। ठीक है, ये उसी तरीके से है क्लास। आपको अगर वेस्पर याद हो तो वेस्पर में हम बात करते हैं कि अगर Ab2 बेरिलियम क्लोराइड हो आपके पास तो उस केस में उसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। तो यहाँ पे भी ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसकी ज्योमेट्री है लीनियर। बॉन्ड एंगल आपके पास लीनियर ज्योमेट्री के केस में 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री है, सेंटीग्रेड नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्लास यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास ये जो 3D ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन सारे पेयर हो गए हैं या नहीं। तो जब हमने यहाँ पे हुम्स रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग की थी तो 3 तो आपके पास पेयरिंग हो गई थी, यानी यहाँ पे 3 पेयर्स तो बन गए हैं, बट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर फॉर्म में हैं। सो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास अनपेयर्ड फॉर्म में अवेलेबल हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इट मींस कि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं इन्हीं कॉम्प्लेक्स को नेम दिया जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कैसे क्यों नेम दिया जाता है क्लास, आपको याद होगा कि जब हम स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं तो वहां हम बात करते हैं कि ये जो हम पेयरिंग करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर क्लॉकवाइज होती है तो दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो इट मीन्स यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बट यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो स्पिन कैंसिल नहीं होगी। अगर इसकी क्लॉकवाइज है और इसकी क्लॉकवाइज है तो ये तो दोनों एक दूसरे को एड अप कर रहे हैं। सो इसी वजह से यहाँ पे नेट स्पिन होती है।
और इसी बेसिस पे इन कॉम्प्लेक्सेस को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का नेम दिया जाता है, क्योंकि ये स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू रखते हैं और उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हाई होता है। तो इनको पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है या इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। अब उस फॉर्मूला पे आते हैं कि जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हो आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि आप अगर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी एन की वैल्यू पता है, तो आप इस फॉर्मूला में अगर पुट करो, जैसे इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो दो ही हैं जो अनपेयर्ड फॉर्म में है, एक ये और एक ये। सो इट मींस टोटल कितने हो गए, 2। सो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जहां जहां n लिखा हुआ है वहां वहां आपने 2 पुट करना है। जब आप 2 पुट करोगे तो √8 आ जाएगा, जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो वो 2.82 बोहर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। सो यहाँ से आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये समझ आया या नहीं क्लास? यस मैम आ गई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एक अभी तक आपने देखा होगा, मैंने एक टर्म जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड वाली है वो तो यहाँ पे कहीं पे यूज नहीं की इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन में, तो वो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी क्लास। नेक्स्ट जो हमारे पास है, पहले तो इसका नेम बताओ क्या होगा। डाइसियानो अर्जेंटेट। डायसियानो अर्जेंटेट। यहाँ पे आपके पास जो है कोऑर्डिनेशन नंबर स्टिल 2 क्यों है, क्योंकि दो ही आपके पास लिगेंड है जो कि सियानो लिगेंड है, उनके साथ आपकी जो मेटल है जो कि यहाँ पे अर्जेंटम है वो कोऑर्डिनेटेड है। सो इट मींस कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की कैटेगरी में एग्जांपल आती है। अच्छा, फिर उसके बाद देख लेते हैं कि आपकी जो अर्जेंटम है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो ये आपके पास 47 होती है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 47 है, तो ये आपके पास आ जाएगा क्रिप्टॉन 36, देन ये 4d10 5s1 4p0। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। बट यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं क्या होगी। देखो सियानो जो है आपके पास, अच्छा सियानो जो है क्लास आपके पास वो एनाइनिक लिगेंड है, एक सियानो पे चार्ज होता है -1। सो यहाँ 2 सियानो ग्रुप हैं तो यहाँ पे चार्ज हो गया -2। कितना यहाँ पे हो के -1 आए, +1। सो यहाँ पे आपकी सिल्वर है गुड आपकी +1 में। तो अगर +1 में है तो इट मींस कि मुझे +1 के अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। सो अगर +1 है तो यहाँ पे आपकी 5s जो है, यहाँ पे वैलेंस शेल आपका है 5th और उसमें 5s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो यही इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रिमूव होगा, एक ही रिमूव करना था, एक ही वैलेंस शेल से रिमूव हो जाएगा इजीली। रिमेनिंग आपके 4d में रह जाएंगे 10। ठीक है, अब ये जो 10 है उसी तरीके से ये आपके 4d जो है उसमें 5d जनरेट देन लेवल अवेलेबल है, यहाँ 5s है और यहाँ पे 5p ये एम्प्टी है। अब आपने क्या करना है, हुंस रूल के अकॉर्डिंग इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है इन 10 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हुए क्या आपने ध्यान रखना है कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल करना है, देन फिर उनकी पेयरिंग करनी है। ठीक है, जब आप सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लोगे तो यहाँ पे ये जो 4d में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्लास जब आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। सो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो सेंट्रल मेटल एटम को कितने एम्प्टी ऑर्बिटल देने हैं, लिगेंड को एटलीस्ट 2 देने हैं। तो 2 देने हैं, वो 2 कौन से होंगे, वो यहाँ पे इस केस में एक 5s होगा और एक यहाँ से 5p में से कोई भी 5px 5py 5pz में से कोई एक होगा। ठीक है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और 2 आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के देंगे जो कि क्या होंगे, उनके नेम sp। ठीक है,
देन ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी जो लिगेंड है सियानो लिगेंड उसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे और सियानो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा आपका लिगेंड इन वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल पे। इसी वजह से आप एरो जो है वो टुवर्ड्स द वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ लेके जाओगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है। इस केस में भी आपके पास जो ज्योमेट्री है वो लीनियर ही होगी, इस केस में भी एंगल आपका 180 डिग्री ही होगा आपका। लेकिन अब आ जाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे कि आपका कॉम्प्लेक्स इधर पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। तो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी पेयरिंग हुई हुई है। यहाँ पे देखेंगे कि 4D में इधर कोई अनपेयर्ड है या सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सारे ही पेयर्ड फॉर्म में है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। सो इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका क्या है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस को आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हो। और यहाँ पे अगर आप बोहर मैग्नेटॉन वाला फॉर्मूला जो है वो अगर आप लगाओ, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना चाहो तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 0 है। सो इट मीन्स कि इस कंपाउंड के लिए जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 है। यही रीजन है कि जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये अट्रैक्ट नहीं होता टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया? Yes, ma'am. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ। अभी भी जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड वो अभी भी इन दोनों एग्जांपल में क्लियर नहीं हुआ। रीजन क्या है कि इन दो एग्जांपल में उनका रोल जो है वो यूज होता ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख लेते हैं। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है अब हमारे पास कौन से हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 का मतलब है कि आपकी जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेटेड है। अगर 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेटेड है तो इसी वजह से उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब यहाँ पे क्लास जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उनकी दो तरह की ज्योमेट्री होती है, या तो उनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है या उनकी ज्योमेट्री स्केल प्लेनर होती है। अगर उनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो उनकी हिब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर उनकी ज्योमेट्री स्केल प्लेनर है तो उस केस में उनकी हिब्रिडाइजेशन जो है वो dsp2 होगी। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस केस में sp3 है और किस केस में dsp2 है। तो अब यहाँ पे आपका रोल प्ले करेगा आपका लिगेंड कि इधर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वो वीक फील्ड है। पहले कॉम्प्लेक्स पे आ जाते हैं क्लास। यहाँ पे है आपका टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपकी निकल सेंट्रल मेटल एटम है जो कि 4 नंबर ऑफ लिगेंड यानी जो आपके कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेटेड है। निकल की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड होता है। सो निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 स्टेट में होती है वही यहाँ पे यूज होगी, जो कि आपके पास आती है ऑर्गन 3d8 4s2 4p0, ठीक है। अच्छा, अब इस 3d8 में अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो आपके पास 3d में 5 सब लेवल हैं जो कि आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले सब में फिल होगा। देन फिर आपके पास जब 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग 3 जो है उनको आप फिल करोगे तो वो 3 जो है यहाँ पे वो पेयर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और 2 अनपेयर्ड फॉर्म में रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 4s में भी उसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम थी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में थी तो उसके s में से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ। यही रीजन है कि यहाँ s वाले इलेक्ट्रॉन एज सच प्रेजेंट है। अब आपकी लिगेंड का काम आता है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड क्या करती है। यहाँ पे कार्बोनाइल आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेसिकली क्या करती है कि वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग काज करती है। यहाँ आपको 2 इलेक्ट्रॉन 3d में नजर आ रहे हैं जो कि है अनपेयर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे आपकी कार्बोनाइल लिगेंड क्या करती है कि वो आपकी जो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको शिफ्ट करवा देती है 3d में ताकि यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करें, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जाते हैं तो 4s क्या हो जाता है आपका एम्प्टी, ठीक है, और 3d में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी आपके क्या हो जाते हैं, पेयर। ये समझ आया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अच्छा, अब आपको कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यानी 4 है, तो इट मींस आपको 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे चाहिए जो कि वेकेंट होने चाहिए, जो आपको आपकी सेंट्रल मेटल एटम दे। तो यहाँ पे 3D तो अब कंप्लीटली फिल हो गया, आपके पास यहाँ पे कोई वेकेंट नहीं है, तो ये तो आपको वेकेंट नहीं दे सकते, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं दे सकते। अब आ जाते हैं 4s पे, तो एक हम 4s से लेंगे और बाकी हम जो रिमेनिंग 3 है वो 4p से लेंगे। सो यहाँ पे एक s और 3p कंबाइन होके क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 4 ही नंबर होंगे, उनका नेम होगा sp3। ये बनने वाले 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी कार्बोनाइल जो लिगेंड है उसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे। कार्बोनाइल लिगेंड आपको क्या देगी, इन वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगी। इसी वजह से जो एरो है वो आप अपर डायरेक्शन में लगाओगे, यानी टुवर्ड्स द वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ पे जो ज्योमेट्री आपकी कॉम्प्लेक्स की आएगी, चूंकि sp3 हिब्रिडाइजेशन है और हमें पता है जब भी sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल होती है, एंगल आपका 109.5 डिग्री होता है। तो ये आपका निकल सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और ये आपके 4 लिगेंड हैं जो कि उसकी स्पेस में एट फिक्स पोजीशन अरेंज है। क्यों, क्योंकि आपके निकल के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, यानी एक sp3 यहाँ पे अरेंज होगा फिक्स पोजीशन पे, एक sp3 यहाँ पे होगा, एक sp3 यहाँ होगा, एक sp3 यहाँ होगा, जो कि कोबाल्ट के देन ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ। तो इसी बेसिस पे आपकी ज्योमेट्री जो निकल के आएगी आपकी कॉम्प्लेक्स की, वो टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अब कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक बिहेवियर को देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या 3D में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो नहीं है। सो आपका इस केस में जो कॉम्प्लेक्स है वो डायमैग्नेटिक है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। जितने भी मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम ही पेयरिंग काज करना है। तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट रखो कि जितने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मोस्टली वो आपके पास क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्लास, एग्जाम्पल है आपके पास टेट्रासियानो निकलेट, ठीक है, टेट्रासियानो निकलेट है। यहाँ पे जस्ट डिफरेंस क्या है इसमें और प्रीवियस कॉम्प्लेक्स में, कि वहां पे भी निकल सेंट्रल मेटल एटम थी, यहाँ पे भी निकल ही है, बट वहां पे निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में थी, यहाँ पे निकल +2 में है, ठीक है। वहां कोऑर्डिनेशन जो स्फेयर था उस पर कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे -2 चार्ज है, इसी वजह से जो निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज होती है। सो अगर चेंज हो गई है तो इट मींस कि आपको निकल की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं यूज करनी है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो +2 फॉर्म में है। सो +2 फॉर्म के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव करवाने हैं वो कहाँ से आप रिमूव करवाओगे, S से। यहाँ S से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अगर रिमूव हो जाएंगे 3D में आपके पास 8 बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, देन फिर 4s एंड 4p, 4s एंड 4p आपके एम्प्टी है। 3D में उसी तरीके से आप 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे अकॉर्डिंग टू ह्यूम्स रूल, ठीक है। ये वो पॉइंट या वो पोस्टुलेट की एक्सप्लेनेशन है जिसमें था कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे अरेंज होंगे आपके अकॉर्डिंग टू ह्यूम्स रूल। तो यहाँ पे ह्यूम्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करवानी है आपने डीजनरेट 5 3D ऑर्बिटल्स में। तो जब आप इनमें फिलिंग करवा दोगे, अब लिगेंड अपना रोल प्ले करेगा कि लिगेंड चुके हैं सियानो, सियानो इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कार्बोनाइल भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, सियानो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सो अगर सियानो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अब चूंकि एस में तो कोई नहीं है, ठीक है, एस तो एम्प्टी है इस केस में, कार्बोनाइल ने क्या किया था, एस वालों को भेज दिया था आपकी 3D में ताकि पेयरिंग हो, बट यहाँ पे एस में तो कोई नहीं है, एस तो ऑलरेडी एम्प्टी है। सो अब सियानो क्या काम करेगा कि यहाँ 3D में उसको नजर आ रहे हैं 2 अनपेयर्ड, सो इन्हीं को पेयर अप कर देगा आपस में कि ये यहाँ से अपनी स्पिन जो है वो इन्वर्ट करके 3D में चला जाएगा इसमें, और यहाँ जाके पेयरिंग काज कर देगा, जिसकी वजह से एक 3D आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ये बात समझ आई है? यस मैम। अच्छा, अब आपका एक डी एम्प्टी हो गया, अब आपका एक डी एम्प्टी हो गया, एक एस एम्प्टी हो गया, और बाकी आपके 3 पी जो हैं वो एम्प्टी हैं यहाँ पे, यानी 3 टोटल इन नंबर में 3 टोटल नंबर में 4 पी एम्प्टी हैं।
अब मुझे कितने चाहिए, मुझे 4 एटलीस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए जो कि एम्प्टी होने चाहिए। तो चूंकि मेरे पास एक 3D में भी एक एम्प्टी अवेलेबल है, तो बजाय इसके कि मैं P4P में से ही तीनों लूं, मैं एक 3D को भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक 3D मेरा जो है वो एक एटॉमिक वेकेंट ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, एक आपको S प्रोवाइड करेगा। अब रह गए दो, वो दो कहाँ से आएंगे, वो यहाँ 4P में से आएंगे कि एक 4PX हो सकता है, एक 4PY हो सकता है। तो ये आपस में कंबाइन करेंगे, एक D, एक S और 2P, तो आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नेम होगा DsP2। ये बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल देन आपके सियानो लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और इस केस में आपके पास जो ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स की आएगी वो क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, सो जब भी DsP2 हिब्रिडाइजेशन होगी तो उस केस में आपकी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। जब भी आपकी हिब्रिडाइजेशन होगी sp3, तो उस केस में आपके बनने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। यहां तक समझ आया? Yes, ma'am. अच्छा, यहाँ पे देन पे इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं यहाँ 3D में, और ये तो ऑलरेडी पेयर हैं, ये तो पेयर्ड ही होने हैं, तो ये भी पेयर हैं, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। सो ये बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ये क्या है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये है आपके पास टेट्रा एक्वा जिंक। ठीक है, टेट्रा एक्वा जिंक में आपकी जिंक जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, वाटर आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है। सो इट मींस कि यहाँ वाटर पे तो चार्ज 0 है। जो आपका कोऑर्डिनेशन स्टेट पे चार्ज है +2, वो आपका किसका चार्ज है, वो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है, जो कि यहाँ पे जिंक +2 यानी आयन की फॉर्म में है। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, तो आपके पास ये आती है, यानी आर्गन 3d10 4s2 4p0। हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं क्योंकि +2 की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s यानी 4th वैलेंस शेल में से रिमूव होंगे। अगर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो ये तो हो गया एम्प्टी। 3D में 10 है आपके पास, वो 10 आपने हुंड रूल के अकॉर्डिंग फिल करने हैं। अब यहाँ डी में से तो किसी को इन्वॉल्व कर नहीं सकते हम, क्योंकि सारे के सारे फिल्ड हैं। हमें चाहिए 4 एम्प्टी ऑर्बिटल। 4 एम्प्टी ऑर्बिटल हमें कौन देंगे,